वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं स्टूडेंट साहब, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ। और मुझे बताइए कि कैसा आपका वक्त गुजर रहा है, स्टडी के हवाले से प्रोग्रेस बताइए, क्या सूरत हाल है। मैंने एक नज़र जो है वो सबके ही जो है वो भेजे गए जो डायलॉग्स हैं उनको देखा है। अभी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया, लेकिन ये कि ये क्या रीज़न आ रही है इसकी। ये देखिए कितने ज़्यादा फोल्डर्स ओपन हो चुके हैं। सर ये स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें, मुझसे कि स्लाइड रिकॉर्ड नहीं होती ना इसको, तो इसको बंद कर देंगे कंप्यूटर हैंग। ठीक है। एक नज़र जो है वो सभी को ही ऑलमोस्ट देखा है, तो जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो अभी नहीं मैंने इनका किया। एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं और असाइनमेंट्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा बिजी था पिछले 2-3 दिन से, जिसकी वजह से मुझे उधर भी बच्चों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स और टेस्ट जो है वो जमा हुए हैं जिनको चेक करना था। तो थोड़ा सा टाइम लग गया आप लोगों के टेस्ट जो प्रॉपर चेक होने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज जो है मैं वक्त निकलेगा। और वैसे ज़्यादा तो है नहीं है, 6-7 लोगों ने जो है वो करवाए हैं, बकाया ने तो ट्राई ही नहीं की। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं इसकी रीज़न के डायलॉग लिखने में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी क्या है, क्यों नहीं लिखते आप लोग, या ये कोई समझते हैं आपके लाइट ले रहे हैं इन चीज़ों को कि भाई कोई मसला नहीं है, देख लेंगे हम। क्या ख्याल है आप लोगों का इस हवाले से? सर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सारे ही कोऑपरेट करेंगे। तो सर जरा अच्छा डायलॉग देखें, में। मैं जी ये सर। बारहा बता चुका हूँ आपको कि आपकी कोऑपरेशन 80% जो है वो मैटर करती है। ये जो किसी भी टीचर की जो क्लास डिस्क्रिप्शन है या जो करें कि जो लेक्चर डिलीवर है, ये 20% आपकी कारकर्दगी के अंदर जो है वो मैटर करता है। 80% जो है वो आप लोगों की अपनी जो कोशिश है उस पर डिपेंड करता है ये सारा कुछ। जब तक आप खुद इस बात पे कायल नहीं होंगे कि हमने जो भी काम मिला है, मैंने आपको बताया था कि हम इस स्टेज पे आप लोगों को क्या कह सकते हैं। जारी बात है कुछ गाइडलाइन ही दे सकते हैं आप लोगों की प्रेपरेशन को देख के, या आप लोगों के काम को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन हम इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। तो आप कोशिश करेंगे तो आप सीखेंगे इस बात को, क्योंकि एग्जाम में तो अटैम्प्ट आप लोगों ने करनी है, हमने तो नहीं करनी। तो जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक तो ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं होगी, और ना ही आप जो है वो श्योर होंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसलिए भाई इसमें जो है वो जिसको कह सकते हैं कि आप सुस्ती बिल्कुल ना करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक लिखने में, थोड़ा सा उसको अपने माइंड के अंदर जो है वो सोचें। किसी भी टॉपिक पे मैंने आपको ऑप्शन दे दिया था कि कोई भी टॉपिक आप दे सकते हैं। बीच में से 2-3 बच्चों ने जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो डायलॉग लिखा है। कुछ मैंने चंद चीज़ें जो है वो ऐसी बीच में से नोट की हैं जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कोशिश करें कि जो डायलॉग लिखें आप, उसमें सिचुएशन जो है, जो सीन जो है वो डायलॉग के अंदर मेंशन ना करें। उसके लिए आप पहले से चंद लाइनें जो है मेंशन कर दें कि ये फ़लाँ जगह का सीन है, फ़लाँ टॉपिक के ऊपर जो है वो बात हो रही है, तो वो ठीक रहेगा। बीच में आप जो है वो सीन के अंदर, वो डायलॉग नहीं है बेसिकली, वो डायलॉग लिखे तब जाते हैं जब किसी की कन्वर्सेशन लिखी गई होती है। उस सूरत में सीन को उसके अंदर जो है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश ना करें, वो पहले लिख दें। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म यूज़ ना करें। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जैसे आर नॉट है वो ठीक है, आपने आरंट यूज़ कर लिया, वाज नॉट है वजंट यूज़ कर लिया, डिडंट यूज़ कर लिया, ठीक है। दे हैव की जगह पे आपने शॉर्ट फॉर्म जो है वो वी के साथ टी एच लिख के तो आपने वी ई लिख दिया, वो चलता है, वो ठीक है। लेकिन जो वर्ड है बिकॉज, बिकॉज को बी सी जेड लिख देंगे, ये प्रॉपर इंग्लिश के अंदर जो है वो ऐसी गलती है जिसको वो कबूल नहीं करती। ये मॉडर्न जो लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं उसमें ये चीज़ें आई हैं, जो लैंग्वेज चेंज है उनके अंदर ये फीचर्स आए हैं, लेकिन स्टिल अभी तक जो है वो हमारे जो कह रहे हैं कि जो एकेडमिक जो बुक्स हैं या जो एकेडमिक राइटिंग्स हैं उनके अंदर इनको जो है वो ऐसे शामिल नहीं किया गया। तो आप भी कोशिश करें कि इनको जो है वो इस तरह से ना करें। जैसे बहुत सारे लोग आज भी जो है वो मतलब बाय लिखना चाहते हैं,
गुड बाय जिसको बोलते हैं, तो बाय के आगे ई नहीं लिखते, ठीक है, तो वो गुड बाय नहीं वो वाला रहता। स्पेलिंग भी जो है इसके अंदर मैटर करते हैं, क्योंकि आप फॉर्मली जो है वो लिख रहे हैं, आप एग्जाम के लिए जो है वो लिख रहे हैं, तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल सर ये ज़रूरी है, सर ये ज़रूरी है कि डायलॉग प्रेजेंट नहीं हो? आमतौर पर जो डायलॉग होता है वो एक सिचुएशन के दरमियान कन्वर्सेशन को शो कर रहा होता है, ठीक है। अगर डायलॉग जो है वो वाकई प्रेजेंट में ही होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर डायलॉग के अंदर एक जो पर्सन है वो किसी रेफरेंस देता है किसी बुक का या किसी पास्ट इवेंट का, तो वो इवेंट के जो बीच में जो सेंटेंसेस आएंगे वो डेफिनेटली पास्ट में आएंगे, ठीक है। या अगर वो फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना चाह रहा है या बातें कर रहा है तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में की जाएंगी, लेकिन एज अ होल अगर देखा जाए एक डायलॉग तो वो प्रेजेंट में लिखा जाता है। समझ आ गई इस बात की? जी सर। अच्छा, और कोई डायलॉग के हवाले से आप लोगों को कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो? और दूसरी बात ये जो मैंने नोट की है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ ना करें, ठीक है। ये लेवल आपका जो है वो ग्रेजुएशन लेवल है, और ग्रेजुएशन लेवल में आपका जो डायलॉग है, मैं ये नहीं कि आप लोगों को डिस्करेज कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने एफर्ट की हैं अच्छी हैं, और कुछ की मैंने बताया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, बहुत अच्छी हैं, जिसको हम कह सकते हैं। 3-4 बच्चे ऐसे हैं, मैं बाय नेम भी कॉल इंशाल्लाह जो है बता दूंगा। अभी तो यूँ कह लो कि मैंने सरसरी देखा है, और मैं कभी ऐसी चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस करने की जो है वो 100% अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश नहीं करता कि जिनका भी मुझे पूरा नॉलेज ना हो। इस सेंस में मैं जो है उनके नाम नहीं बता रहा, तो कल इंशाल्लाह इसी के ऊपर भी बात होगी। दूसरा ये कि इतने शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस ना लिखा करें, ये छोटे लेवल पे होता है ऐसा। आप ग्रेजुएशन लेवल है, कोशिश करें कि डिटेल के साथ एक डायलॉग जब लिखें तो उसकी बात डिटेल के साथ एक्सप्रेस करें, ज़्यादा डिटेल्ड जो है वो सिचुएशन क्रिएट करें, ताकि जो अगला जो रिप्लाई दे वो भी जो है उतनी ही डिटेल से उसका जो है वो रिप्लाई लिखें एक डायलॉग के अंदर, ताकि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी शो हो, आपकी डिक्शन शो हो, आपका स्टाइल शो हो, ठीक है, आपकी ग्रामर शो हो। ये जो छोटे छोटे जी जी सर वो कहते हैं कि इतनी लंबी बातचीत यानी कि नहीं होनी चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है कि कितनी लाइनों पे होती, 3 या 4 बात कर रहा है? तो ये मैं हरगिज ये तो नहीं कह रहा कि एक बंदे का डायलॉग आप लिखते हैं तो आप उस पर पूरा पैराग्राफ लिखने बैठ जाएं। सारी बात है, लिखनी तो बात ही होती है, लेकिन बात इतनी भी छोटी ना हो कि अगले को या चेक करने वाला ये समझे कि जनाब एक डायलॉग का उतना लंबा नाम नहीं है जितनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने दे दी हुई है, आगे उसका डायलॉग जो उतना छोटा छोटा लिखा जाए, यस नो यस आई हैव, और इस तरह की जो है वो छोटे छोटे जो है वो डायलॉग ना लिखें, कुछ सेंटेंस प्रॉपर लिखें, ताकि जो डायलॉग है उसकी वर्थ जो है वो चेक करने वाले के जहन में आए कि वाकई जो लॉजिकल सेंटेंसेस हैं वो लिखें। और दूसरी अहम बात है इसके अंदर टॉपिक, कोशिश करें टू दी पॉइंट रहें, टॉपिक के ऊपर जो है वो उन दोनों की जो कन्वर्सेशन होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, या आउट ऑफ द वे ना जाएं। टॉपिक फॉर एग्जांपल आपने जो पेंडेमिक कोविड-19 आपने चूज़ किया तो कोशिश करें उस पर ही रहें, उससे निकल के आप मलेरिया पे या टाइफाइड पे ना चले जाएं। ये जो है वो हाँ उससे रिलेटेड कोई आप वबा का बतौर रेफरेंस जो है वो जिक्र करना चाहते हैं, किसी ऐसी जो मर्ज है, जो ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी जो एलिमेंट है, तो आप उसके रेफरेंस से बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अपने टॉपिक पे रहें। जी और कोई बात? इसके अलावा आपको बता दूं कि जो एंड आपने करना है, कोशिश करें कि एंड दोनों जो डायलॉग लिखें एंड पे वो एक कंक्लूसिव पार्ट के ऊपर लिखें, एक जिस जो अपने डिस्कशन का जो रिजल्ट निकाला है उस पर जाके कोशिश करें उसको एंड करें, तो ये ज़्यादा आपका जो डायलॉग है वो इफेक्टिव होगा। और इसके बाद आ जाता है लेंथ। कोशिश करें कि जो यूनिवर्सिटी शीट है इसकी तकरीबन जो है वो कम अज़ कम 2 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेजेस पे डायलॉग हो। इतना छोटा डायलॉग ना लिखें कि वो 1 पेज से पहले पहले ख़त्म हो जाए। अपने लेवल के मुताबिक उसकी लेंथ, बातें ही करनी है, उसमें कौन सा कोई इतना बड़ा, उर्दू में सोच के आप जहन में बात है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाएं। अगर आपको वैसे इंग्लिश में जो है उस सेंस में आपके माइंड में नहीं आ रहा तो उसको जो है वो उर्दू में कन्वर्ट कर, उर्दू में सोच के तो इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन लिखें ज़रूर, ये प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें जो है वो दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे। हर कोई भी काम है वो प्रैक्टिस के साथ है,
स्टार्ट पे आप कहें आप वो वाली जो है वो परफेक्शन गेन कर लें, तो ये बहुत कम है, रेयर है, बल्कि इम्पॉसिबल कह सकते हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती जाती हैं, लिखेंगे तो और ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो तकरीबन हम 6 लेसन जो है वो पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है। अगर हम इसकी टेक्स्ट की बात करें तो 7 बल्कि हो गया, ओपन बोर्ड भी हो गया हुआ। इसके हवाले से क्या आप समझते हैं कि जितना हमने पढ़ा है ये इसकी डिटेल काफ़ी है, ये इसके क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, या इसमें किसी स्टोरी को जो है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है? क्या ख्याल है आप लोग? जी बताइएगा। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है इससे पहले जो हमने पढ़ लिया टेक्स्ट? यस सर। अच्छा बच्चे, कल का एक जो है वो नोटिफिकेशन आया है कि BA-BSc का जो पेपर है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन पेपर जारी बात है ये घरों पे ही आपने पेपर देने हैं। शायद आप में से किसी ने देखा भी हो कि ये कोई जिस तरह से हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये पेपर ऑनलाइन जो है वो बड़े आसान होंगे, या इसमें हम कोई हेल्पफुल मटेरियल जो है वो अपने पास रख सकते हैं वगैरह वगैरह, ये बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है, बल्कि ना होने के बराबर है। क्यों? उन्हें रिक्वायरमेंट जो दी हैं इसके हवाले से रिक्वायरमेंट दी हैं कि आपके जो लैपटॉप है या आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर विंडो 8 या विंडो 10 होनी चाहिए, ठीक है। एक बात ज़रा ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों के बारे में उन्होंने कोई इस हवाले से डिटेल नहीं दी, लेकिन अगर BA-BSc के कामयाब हो गए हैं या हो गए तो यकीनन आपके BC पैटर्न पे होंगे, तो फिर ज़्यादातर चांस यही है कि MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, या आपको टाइप भी करना पड़ा तो आप उधर ही उसके ऊपर जो है वो आंसर उसका टाइप करेंगे, ठीक है। जो मैं आपसे बात जहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने जो है वो विंडो 8 और विंडो 10 जो है वो दी है। इसके अलावा ये भी है कि वो जब ब्राउज़र ऑन कर देंगे जिस पे आपका टेस्ट है, तो उसके अलावा कंप्यूटर की कोई और एप्लीकेशन आप ओपन नहीं कर सकते, इवन वर्ड, एक्सेल, कोई दूसरा ब्राउज़र आप ओपन कर लें वो भी आप नहीं कर सकते, यानी उसी कंप्यूटर से आप दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर उसका कैमरा भी ऑन होना चाहिए, उसका माइक भी ऑन होना चाहिए। अब कैमरे से वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं कि आप इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कहाँ से हेल्प गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जारी बात है उन्होंने ना होने के बराबर कर दी है, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो माइक है, उससे पता चलेगा कि कोई कन्वर्सेट आपके साथ कर रहा है या आप किसी और से इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करने की कोशिश कर रहे हो। आप चूँकि, और फिर टाइम है सबसे अहम, एलोकेटेड टाइम है, उसके अंदर ही आपने सॉल्व करना है। टाइम जैसे ही पूरा हो गया ऑटोमेटिकली ब्राउज़र जो है वो क्लोज हो जाएगा और आपकी जो आपका पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ अभी BA-BSc का जो उन्होंने पैटर्न जो है वो दिया है, आपका नहीं है, ठीक है जी। तो आप इस हवाले से थोड़ा सा जो है वो अपने आप को भी प्रिपेयर करें, और इसके MCQs पर हमें भी फोकस करने की ज़रूरत है, जितना हमने पढ़ लिया उस पर भी और जो आगे पढ़ना है उस पर भी। इस हवाले से भी ज़रा स्ट्रेटजी जो है वो प्रिपेयर करनी है, स्ट्रेटजी जो है वो तैयार करनी है। इस आज के लेक्चर के एंड पर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, या इस जो कह लें कि आपका एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन का, इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं जो आपकी इस एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं, ताकि MCQs या अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है जी। तो मैंने आज जो है वो प्लान बनाया है, अगर आप में से कोई जो है वो ये चाहता है कि या ये समझता है कि ये टॉपिक पे हमारी ग्रिप है, तो मैं इसको रिवाइज़ नहीं करवाता, कोई और कर लेते हैं। लेकिन मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं एक दफ़ा प्रेसी राइटिंग का जो टॉपिक है वो आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ,
तो मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि कितने लोग करना चाहते हैं, ताकि मैं जो है वो इसको रिवाइज करवाऊँ कि ना करवाऊँ। जी, टाइप करके बता दीजिए। सर मेरा ख्याल है एक दफ़ा दोबारा हो जाना चाहिए। चलें जी, ठीक है, ठीक हो गया। 3 बच्चों ने कहा जी करवा दे। चलें जी, 1 मिनट ज़रा। ठीक है जी, थैंक यू। वो मैं MCQs की प्रैक्टिस की के हवाले से बात कर रहा था, अभी आपको बता देता हूँ उसकी भी डिटेल। जी बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो गई है आपके सामने? जी सर हो गई है। जी ठीक है जी। प्रेसी राइटिंग, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फ्रेंच वर्ड है प्रेसी, जो एक्सट्रैक्ट किया गया है, और इसका जो मीनिंग है वो है एक्यूरेटली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। ऐसा नहीं होता कि जो पैराग्राफ दिया गया है वो एक्यूरेट नहीं है। इसका दूसरी सेंस में ये मतलब है कि उसको कंसाइज या शॉर्ट फॉर्म में कर देना, यानी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उनको जो है वो मिनिमाइज किया जाए, जो ज़रूरी एक थीम है वो एक्सप्रेस कर दिया जाए। इसको हम बोलते हैं प्रेस। इट आल्सो मीन एन एब्स्ट्रैक्ट और अ जिस्ट, जिस्ट भी बेसिक थीम या आइडिया को बोलते हैं, ऑफ अ लॉन्गर पैसेज। क्लियर हो गया जी इंट्रोडक्शन इसका? ये देखिएगा, आमतौर पर ऐसा होता है, ये जो राइट साइड पे डायग्राम दिया है इस पे ज़रा फोकस करें। आम साइड पे ऐसा होता है कि एग्जांपल्स होती हैं, लिस्ट होती हैं, स्पोर्टिंग डिटेल होती है, मेन आइडिया है, कंपैरिजंस दिए होते हैं पैराग्राफ के अंदर। इनको आपने यूँ कह लो कि एक फनल में से गुजारना है, यानी इनको छान लेना है, पुन लेना है, मिनिमाइज कर लेना है कि सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाए कि रेलिवेंट डिटेल और मेन आइडिया रह जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा इसकी डिटेल दी हुई है उसको ज़रा शार्ट कर लें। इस तरह से शार्ट करना है कि आप रहें भी मेन फोकस के ऊपर, आपका थीम डिस्टर्ब ना हो। इसी को ही हम जो है प्रेसी करना बोलते हैं। प्रेसी इज अ क्लियर, कॉम्पैक्ट एंड लॉजिकल समरी ऑफ अ पैराग्राफ। एक शॉर्ट सी समरी होती है उस पैसेज की, उस पैराग्राफ की, तो ओनली प्रिजर्व द एसेंशियल पॉइंट्स और आइडियाज ऑफ ओरिजिनल। एक्चुअली होता यह है कि इसके अंदर वही आइडियाज होते हैं, वही एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उनको ज़्यादा लिखा होता है, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना। ये भी पैराग्राफ फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन ये 1/3 लिखी जाती है, एक्चुअल पैराग्राफ का तीसरा हिस्सा लिखी जाती है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्रेसी की जाती है? वैसे ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज साथ साथ देता जा रहा हूँ कि आपको पता होगा प्रेसी क्यों ज़रूरी है, भाई क्यों हम करते हैं, इसका मकसद क्या है हमारे सिलेबस में आने का। जदीद दौर के अंदर लोगों के पास टाइम बहुत कम है, लोग चाहते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी इसका जो असल, जो निचोड़ है, जो इफ़ेक्ट है, जो इसका थीम है, जो जिस्ट है, वो हमारे सामने फौरी तौर पर आ जाए, इतनी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की बजाय। तो उसलिए इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स के, थीसिस के एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट पे दिए जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन होता है, एक शॉर्ट सा ब्रीफ समरी होती है, जो पूरे आर्टिकल और पैराग्राफ को जो है वो एक समरी की फॉर्म में जो एक्सप्रेस किया गया होता है, आगे उसकी सारी डिटेल दी होती है। इसी को ही हम जो है प्रेसी भी बोलते हैं, इसी को ही हम शॉर्ट समरी भी कह सकते हैं, इसी को हम मेन थीम भी कह सकते हैं। द लाइफ टुडे हैज़ बिकम ओवर बिजी, स्पीड इज़ नाउ द सेंस ऑफ टाइम। आज इस टाइम की रूही बन चुकी है, वक्त के अंदर स्पीड बहुत जो है वो मैटर करती है, कि टाइम थोड़ा है, टास्क हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर वेल कनेक्टेड नैरेटिव पैराग्राफ आर अ प्रिसाइज इज नीडेड। तो ऐसे पैराग्राफ की जो बहुत ज़्यादा डिटेल वाले होते हैं, इनकी प्रेसी की ज़रूरत होती है। शॉर्टकट हैज़ बीन बिकम अ वे ऑफ लाइफ, एवरीवन प्रेफर शॉर्टकट टू कंप्लीट वन टास्क। हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा काम जो है वो मुकम्मल हो जाए, तो इसके लिए प्रेसी बेहतरीन है। अच्छा जी, ये हम आपके सामने टॉपिक है जी, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्रेसी। एक अच्छी प्रेसी आप किसे कह सकते हैं? इन पॉइंट्स को ज़रा समझना है।
क्लैरिटी, एक बेहतर प्रेसी ये है कि आप प्रेसी पढ़ के आप उसकी डिटेल समझ जाएं, ठीक है। फिर करेक्टनेस मीन कि जो एक्चुअल पैराग्राफ में लिखा है वही प्रेसी में लिखा हो, लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में लिखा हो, शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखा हो या 1/3 फॉर्म में लिखा हो, लेकिन करेक्ट ये होना चाहिए कि जो इसेंस, जो लॉजिक, जो बेसिक थीम उस पूरे पैराग्राफ के अंदर या पूरे आर्टिकल के अंदर या पूरे पेज के अंदर दिया गया वो आपकी प्रेसी के अंदर हो वही, लेकिन आपकी अपनी वर्डिंग में हो, लेकिन एक्चुअल वही हो जो वहाँ कहा जा रहा है। फिर ऑब्जेक्टिविटी, अपनी तरफ से आइडियाज़ ऐड करने की कोशिश ना करें, जो उसमें पैसेज में कहा गया है उसी को ही प्रेसी में आपने करना है। अपनी तरफ से जो आइडियाज़ हैं ये प्रेसी के अंदर डिस्कस नहीं किए जाते, ना ही जो है वो ऐड। अपनी तरफ से आइडियाज़ देने का मतलब ये है कि वर्ड्स बेशक आपके अपने हों, लेकिन जो थीम, जो मकसद, जो ऑब्जेक्टिव उस पैसेज लिखने वाले का है वही ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, वही प्रॉब्लम आप डिस्कस करें। आप अपनी तरफ से बीच में प्रॉब्लम्स या कोई और इशू ऐड ना करें, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी कि ये एक प्रेसी के अंदर होनी चाहिए। फिर आ जाता है कोहेरेंस यही है कि उससे मिलता जुलता हो, आपका आइडिया हट के ना हो, आप जो प्रेसी कर रहे हैं वो वेवर्ड ना हो, उसी को ही शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, इसको हम बोलते हैं कोहेरेंस। और फिर आ जाता है कंसाइजनेस, शॉर्ट फॉर्म में हो। ये नहीं कि पैराग्राफ जो है या पेज जो है वो उसकी जो है वो 30 लाइन्स हैं तो आप 20 लाइन्स की जो प्रेसी करते हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत जो कम होगा लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो कंसाइजनेस इतनी होनी चाहिए कि कोशिश करें कि 1/3 तक आ जाए। अगर वो 30 लाइन्स का है तो कोशिश करें आप 10 लाइन्स तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, उसी के अंदर उस आइडिया को पेश करने की कोशिश करें, उसी मेन आइडिया को पेश करना, अपनी तरफ से चीज़ें ऐड नहीं करनी, अपनी तरफ से सिर्फ वर्डिंग ऐड करनी, ठीक है जी। अब इनकी जो है वो डिटेल बारी बारी जो है वो दी गई है। क्लैरिटी मीन गेटिंग योर मैसेज सो दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट द राइटर ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। वो आपने मैसेज क्रिएट करने की कोशिश करनी है और क्लियर होना चाहिए कि जो मैसेज वो यानी जिसने पैसेज पूरा लिखा है वो देना चाह रहा है कि आप भी पैसेज में वो मैसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आप भी उसको वैसे ही वाजे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, उसने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए हैं इसके लिए, इसको हम बोलते हैं क्लैरिटी, ठीक है जी। फिर आ जाता है करेक्टनेस, सेंटेंस आउट टू बी प्रॉपर ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन एंड वेल स्पेल, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, पंक्चुएशन लगी होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एरर। कोशिश करें इसमें अंदर जो मिस्टेक्स हैं ना हो। देखिए छोटा सा एक काम है लेकिन मार्क्स इसके कितने हैं। करेक्ट आइडिया शुड बी कन्वेड, और जो प्रॉपर आइडिया है वो ज़रूर वही होना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रॉपर आइडियाज़ या मेन आइडिया से हट के और डिटेल्स साथ दे दें तो वो उस पैसेज के साथ मैच नहीं प्रेसी कर रही होगी, तो वो करेक्टनेस नहीं उसके अंदर। तो करेक्टनेस का मतलब है कि ग्रामेटिकली भी ठीक होना चाहिए, आइडिया भी वही होना चाहिए जो उस पैसेज के अंदर दिया गया। अब कौन कौन सी मिस्टेक्स आमतौर पर प्रेसी के दौरान होती हैं? स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर किसी ने कोई ऊपर पैसेज के अंदर वैल्यू जो है वो 35 लिखी है किसी चीज़ की भी, लेट्स से एब्सेंट स्टूडेंट्स की वैल्यू जो है वो 35% लिखी है, आप प्रेसी करते हैं उसको 45 कर देते हैं, तो ये मिस्टेक है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद मिस्टेक इन पंक्चुएशन, आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स हमारे यहाँ स्टूडेंट पंक्चुएशन की करते हैं, नहीं पता चलता कहाँ पे कॉमा आना है, नहीं पता चलता कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आनी है, नहीं पता चलता कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आने हैं। पता गौर करें तो आता है लेकिन गौर नहीं इस बात के ऊपर करते कहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड कॉमास पुट करने हैं, ठीक है, कहाँ पे कोलन पुट करना है, कहाँ पे सेमी कोलन पुट करना है, इसके हवाले से ज़्यादा जो है वो मालूमात नहीं है, लेकिन इसके हवाले से थोड़ी सी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं, इन चीज़ों को भी देखना है। ये मिस्टेक्स हम करते हैं प्रेसी करते वक्त, तो इनसे बचना। और ग्रामर और स्ट्रक्चर कोशिश करें, सेंटेंसेस जो है उनकी स्ट्रक्चर ठीक हो। उसके अलावा जो इनके अंदर जो सब्जेक्ट और जो वर्ब है इनका एग्रीमेंट को देखें, उसके मुताबिक वर्ड्स पुट करें। ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट जो है वो फॉर एग्जाम्पल रेन है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं रेन, तो आप उसको जो है वो मच रेन लिख दें। मच रेन नहीं, उसके लिए हैवी रेन बेहतर रहेगा, ज़्यादा आपने रेन को एक्सप्रेस करना है, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट या एग्रीमेंट। उसको जो है वो मेनटेन करने की आपने कोशिश करनी है कि बेहतर लैंग्वेज आपकी हो उसके अंदर। फिर तीसरी इसके अंदर जो बात है वो है ऑब्जेक्टिविटी, मीन आपने अपनी तरफ से आइडियाज़ ऐड करने की कोशिश नहीं करनी, जो उस पैसेज में है उसी को ही आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी मीन द एबिलिटी टू प्रेजेंट ओपिनियंस एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस
द राइटर शुड अडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, नॉट ऐड पर्सनल ओपिनियन एंड आइडियाज। जो उसमें है वही आपने करना है, अपने आइडियाज और अपने ओपिनियन ऐड नहीं करने, सिर्फ आपकी अपनी वर्डिंग होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि प्रेसी के अंदर वर्डिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे जी, कोहेरेंस मींस लॉजिकल इंटरकनेक्शन। आपने प्रेसी की है, आपका लॉजिकल कनेक्शन उस पैसेज के साथ होना चाहिए। ये ना प्रेसी आप पैराग्राफ के अंदर एजुकेशनल सिस्टम बताया, आप प्रेसी जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस की स्टडी को करते रहें, तो वो आप मेन जो थीम है उससे हट जाएंगे। इसे कोशिश करें मेन थीम के ऊपर रहें, आपकी प्रेसी मेन टॉपिक के साथ रिलेट कर रही हो। आइडियाज शुड बी वेल जॉइंड, सेंटेंसेस शुड बी इंटरलेटेड। ऐसे सेंटेंसेस होने चाहिए जो मैच करते हैं, एक के साथ दूसरे की कोहेरेंस हो। ऐसा ना हो एक सेंटेंस में आपने एजुकेशन की बात कर दिया है, दूसरे सेंटेंस में आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ वो इंटरलेटेड सेंटेंसेस नहीं आ रहे, सीक्वेंस खराब होगी, जिसके अंदर जो कोहेरेंस नहीं होगी तो ये बेहतर प्रेसी नहीं होगी। इसको फिर आगे आ गया कंसाइजनेस। शॉर्ट फॉर्म में कंसाइजनेस मीन ब्रीफ एंड डायरेक्ट, मुख्तसर सीधी सी बात। कंसाइज इज अ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रेसी। यूज कंसाइज एक्सप्रेशन, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। बार बार बातों को जो है रिपीट ना करें। वैसे ही प्रेसी के अंदर थोड़ा लिखना होता है तो इसलिए बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। कन्वे इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड एफिशिएंटली। जो पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन दी है उसी को आपने शॉर्ट फॉर्म में करना है, लेकिन आपने क्लियर और एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उसी को ही कन्वर्ट करना है उसमें अपनी वर्डिंग के अंदर और शॉर्ट फॉर्म में करना है। जी यहाँ तक जितना पहले हो गया, अगर कोई उसके हवाले से बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स क्लियर है इससे पहले जितना बता दिया आपको? सर प्रेसी फुल ऑन वर्डिंग में होनी चाहिए। कोशिश करें आपकी अपनी वर्डिंग में हो, मजबूरी ना हो जाए कि आपको शायद बन ही नहीं पा रही तो फिर आप उसमें से जो वो चूज कर लें, लेकिन कोशिश करें आपकी अपनी वर्डिंग में हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगी, बल्कि बहुत बेहतर होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हमने रूल्स पढ़ने हैं अब जो ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। जी ये आगे जी रूल्स। पहले ज़रा इन पॉइंट्स को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, मैं नाम पढ़ देता हूँ, आपने ज़रा सुनते जाना ध्यान से और इसको देखें भी। केयरफुल रीडिंग, आउटलाइन, अंडरस्टैंडिंग, अंडरलाइनिंग, omission, don't omit, length, indirect speech, on wording, avoid giving opinions, paragraph form, tenses and person, no change in meaning, art of compression, rereading और conclusion। ठीक है जी, अब इन पॉइंट को जरा मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आ गया केयरफुल रीडिंग। कोशिश करें पैसेज को जो है वो 2 से 3 दफ़ा पढ़ें ताकि आपको मेन आइडिया की समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर ये कहा जा रहा है। ये भी आपको बता दूं कि चूंकि हम कम्युनिकेशन स्किल्स का सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं उसके अंदर पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक है। पैराग्राफ राइटिंग के असूलों में से एक प्रिंसिपल ये बताया है कि आपका पहला पैराग्राफ का जो सेंटेंस है वो टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। इसलिए आमतौर पर जितने भी पैराग्राफ होते हैं उसमें पहला सेंटेंस ही वाजे कर रहा होता है कि इस पैसेज का टॉपिक क्या बनता है, किस चीज़ के बारे में ये पैसेज लिखा हुआ है। तो केयरफुल रीडिंग करेंगे तो आपको इन चीज़ों की बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। फिर आउटलाइन। आउटलाइन मीन कि आप रफ पेज के अपने पास आउटलाइन भी बना सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा टॉपिक उसने डिस्कस किए हैं कि इसने क्लोथिंग का टॉपिक डिस्कस किया है, इसने जो है वो कंस्ट्रक्शन का टॉपिक डिस्कस किया है, इसने जो है वो दूसरी सर्विसेज इंडस्ट्री का टॉपिक डिस्कस किया है, तो आप एक आउटलाइन बना सकते हैं अपने तौर पर एक रफ पेज के ऊपर। फिर अंडरस्टैंडिंग है, समझने की कोशिश करें। फिर अंडरलाइनिंग है, जो हम वर्ड्स हैं उनको क्या कर लें प्रेसी में से अंडरलाइन, लेकिन पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर पे इजाज़त नहीं होती करने की, लेकिन फिर भी आप ये जो लेड पेंसिल है इसका यूज़ करके या अपने तौर पर कोई हाईलाइटर वगैरह वैसे इसी की भी इजाज़त नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आ गया ओमिशन।
ओमिशन का मतलब है निकालना, ओमिट करना, यानी आप अपने जहन में ये बात रखें कि कौन कौन सी मेन बातें हैं, कौन कौन सी उनकी डिटेल दी जा रही है। जो मेन बातें हैं वो तो आपने प्रेसी के अंदर शामिल करनी है, लेकिन उसकी जो डिटेल दी है, उसके जो ज़्यादा फिगर्स दिए हैं, उसको आपने क्या कर देना, प्रेसी करते वक्त ओमिट कर देना। या आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेसी करते वक्त मैंने इसके बारे में बताना है, ये डिटेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ओमिट नहीं करनी, टॉपिक सेंटेंसेस आपने ओमिट नहीं करने, जो नेसेसरी डिटेल है वो आपने ओमिट नहीं करनी, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर लेंथ बताया है कि लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आमतौर पर जो जिसको स्टैंडर्डाइज लेंथ बोलते हैं वो है 1/3 इसकी, यानी तीसरा हिस्सा। अगर 90 वर्ड्स का जो है वो पैसेज है या 90 लाइन्स पर जो पैसेज है, तो उसकी 30 लाइन या 30 वर्ड्स आपने कहना। ठीक है, उसके बाद कोशिश करें कि इसमें डायरेक्ट स्पीच यूज़ ना करें, इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करें, इन्वर्टेड कामा का कम से कम यूज़ करें इसके अंदर। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो यूज़ करें। और फिर आगे जो है इसका 7वां पॉइंट आपके सामने, 9वां सॉरी, ओन वर्डिंग। जैसे एक बच्चे ने पहले भी क्वेश्चन किया था कि क्या ज़रूरी है कि हम उसी में से ले लें, लेकिन कोशिश करें कि आपको उसमें से ना ही लेना पड़े, अपनी वर्डिंग के अंदर लिखें। और फिर ऑब्जेक्टिविटी के हवाले से आगे नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड गिविंग ओपिनियंस, अपनी राय नहीं देनी, जो है उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और इसकी पैराग्राफ फॉर्म प्रेसी की होनी चाहिए, पॉइंट्स में प्रेसी नहीं करनी कभी। ठीक है, टेंसेज एंड पर्सन, टेंसेज आपके गुड होने चाहिए, पर्सन आपने कोशिश करना है थर्ड पर्सन ही यूज़ करें। ठीक है, जो उसने यूज़ किया। तो नो चेंज इन मीनिंग, आप जो प्रेसी करें उसका भी मतलब वही हो जो पैसेज में कहा गया है। ये ना पैसेज में कुछ और बातें की हैं, प्रेसी में आप कुछ और मीनिंग शो कर दें उनका। फिर आर्ट ऑफ कंप्रेशन, आपके अंदर ये आर्ट होना चाहिए कि आप चीज़ों को कंप्रेस कर सकें, थोड़ा करके लिख सकें, ज़रूरी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ कंप्रेशन, कम करना, यानी 1/3 करना। और फिर उसके बाद इसको री रीड करें, जो आपने प्रेसी की है 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको री रीड करें कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी थी मैंने कि छोड़ तो नहीं दी, या मैंने कुछ जगहों पे जो डिटेल थी वो ज़्यादा तो नहीं कर दी, जितनी ज़रूरी थी उतनी लिखी है, या जो मैंने लेंथ है वो 1/3 की बजाय जो है वो हाफ तो नहीं कर दी कहीं। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है, री रीडिंग इसीलिए है। और फिर एट द एंड कंक्लूजन है, कंक्लूजन बेसिकली फाइनल टच है उसको देना, कि कोई अगर मिस्टेक है वो निकाल लें, या कंक्लूसिव लाइन आपने लिखनी है उसके नीचे, जिसको हम जिस्ट बोलते हैं, मेन थीम बोलता है, तो वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैंने चूंकि आपको सबकी डिटेल बता दी है, ठीक है, अब मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, इस पेज की रीडिंग करें। सब लोग अपने अपने तहत रीडिंग कर लें इसकी। और अगर किसी को इस पेज में से कुछ रीड करके कोई ऐसी बात जो समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है जी? ये बोल के बताइएगा। जी सर क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखें, आउटलाइन। इसको भी रीड करें। जी क्लियर है? यस सर। इसको भी रीड करें। क्लियर है जी? यस सर क्लियर है। ओरिजिनल टेक्स्ट को आपने अंडरलाइन कर लेना, वो पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों।
ठीक है जी, आगे चलो। omit all the unnecessary information, जो गैर जरूरी मालूमात हैं वो निकाल दें। लॉन्ग फ्रेजेस विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय वन वर्ड, लंबी फ्रेजेस को कोशिश करें आप शॉर्ट एक वर्ड लगा के आप जो है वो उसको जैसे इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो आप खाली कह सकते हैं इट इज़ यूजलेस। ठीक है, इस तरह की जो फ्रेजेस हैं उनको शॉर्ट कर सकते हैं। ऑल द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैन बी ओमिटेड, ऑब्जेक्टिव्स जितने भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है जो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की डिटेल बता रहा होता है या सब्जेक्ट की डिटेल बता रहा होता है, इनको कोशिश करें बीच में से निकाल। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो गुड को आप बीच में से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव्स को निकाल सकते हैं ताकि आपकी जो पैराग्राफ है वो आप शॉर्ट कर सकें। और कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने ओमिट नहीं करना। वाइल राइटिंग अ प्रेसी द राइटर शुड नॉट ओमिट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपने ओमिट नहीं करने। एंड आइडियाज़ विच आर एसेंशियल टू बी डिस्क्राइब, जिनको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है उनको आपने ओमिट नहीं करना। लेंथ आ गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1/3 इसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये वाला पेज? यस सर। इनडायरेक्ट स्पीच यूज करें। पैसेज शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच इफ देयर इज डायरेक्ट स्पीच इन द पैसेज, अगर पैसेज के अंदर डायरेक्ट स्पीच में तो उसको कन्वर्ट कर लें। इट शुड बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज कर लें। ओन वर्ड्स, a passage should be written in your own words and should abstain from borrowing words from original passage, कोशिश करें कि ऐसे वर्ड्स कम ही यूज करें जो मेन पैसेज में हो, आइडिया वही हो लेकिन वर्ड्स आपके अपने हो। राय वगैरह ओपिनियन पहले ही आपको बता दिया नहीं देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपने रहना है, जो कहा गया है वही आपने एक्सप्रेस करना है और पैराग्राफ फॉर्म में करना है। तो पैराग्राफ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके जो ओरिजिनल जो पैसेज था जिसकी आप प्रेसी कर रहे हैं वो कितना लेंथी है। वो अगर 2 पेजेस पर है तो आप प्रेसिस के भी 2-3 पैराग्राफ छोटे छोटे बना सकते हैं, लेकिन लेंथ आपकी 1/3 ही कोशिश करे रहे प्रेसी की। A precise should be written in past tense, but in case of universal truth, present tense should be used. आमतौर पर past tense में लिखी जाती है, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, 2 and 2 make 4, इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं इनको जैसे हैं वो वैसे ही लिखें, प्रेजेंट में लिखें और थर्ड पर्सन में करें, ही शी इट या दे का यूज करें। ठीक है जी, आगे चलें। यस सर। मीनिंग के अंदर कोई चेंज ना करें, जो मीनिंग बन रहे हैं उसके उसी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ प्रेसी बट इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड, मैंने बताया वर्ड्स आपके अपने चाहिए लेकिन मीनिंग वही होने चाहिए, सेंस वही होनी चाहिए। ट्राई टू अब्सटेन फ्रॉम बोरिंग, ये वही है, ओरिजिनल पैसेज से वर्ड लेने की कोशिश ना करें, खुद जो है वो अपने तौर पर वर्ड्स लगाएं जिनके मीनिंग उनके साथ ही मिलते जुलते हों। शॉर्ट करें उसको। कंप्रेस एंड क्लैरिफाई या लेंथी पैसेज, आर्टिकल और बुक रिटेनिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट डाटा, शॉर्ट करने की कोशिश करें। क्रॉस आउट अननीडेड डिस्क्रिप्शन, जो गैर ज़रूरी जो वजाहतें हैं उनको निकाल दें प्रेसी करते वक्त बीच में से। और फिर इसको री रीड करें, री रीड द पैसेज सेवरल टाइम इफ नेसेसरी फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़। ऑब्जर्व द एम्फेसिस और अप्रोच यूज बाय द ऑथर, कोशिश करें कि इसने कौन सी किस बात के ऊपर जोर दिया है और इसकी अप्रोच क्या है, क्या मतलब इसका थीम क्या क्या कहना चाहता है। ये पैसेज के बारे में, ये उसके बारे में नहीं है, प्रेसी के बारे में नहीं है। और आखिरी 2-3 सेंटेंसेस किसी भी पैसेज के जो है वो कंक्लूसिव होते हैं, मेनली लास्ट सेंटेंस कंक्लूसिव होता है, उसको भी पढ़ें। ये बेसिकली आपको जिस्ट दे देगा, थीम दे देगा, समरी दे देगा। आखिरी 2-3 सेंटेंसेस उस पैराग्राफ को समराइज या सम अप किया होता है, तो उससे भी आप जो है वो समरी
उसके आखिरी 2-3 सेंटेंसेस ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी प्रेसिंग मैंने अब कैसे करनी। द कंक्लूजन शुड रीस्टेट द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट एंड रीट्रेट द मेन स्पोर्ट। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, रिमेंबर टू अवॉइड एनी पर्सनल स्टेटमेंट। ये तो पहले ही आपको बता दिया कि पर्सनल स्टेटमेंट आपने नहीं देनी, जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं को एक्सप्रेस करना है अपनी वर्डिंग के अंदर। और इसकी आगे जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, ये एक्सरसाइजेज आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। जी अभी टाइम है, आपके पास बुक्स हैं अभी? जी स्टूडेंट्स बताइएगा, बुक्स हैं आपके पास? यस सर। अच्छा जी, चलें मैं आपको बुक से ज़रा थोड़ा सा ना इसका आइडिया बताता हूँ कि इसको अब हम कैसे करेंगे। वन 176 पेज ओपन करें, आपके पास बुक है तो। जी इसका जो पेज नंबर 191 निकालें, इस पे एक्सरसाइज नंबर 2 दी जाए। ठीक है, बुक ओपन कर दिया सबने? यस सर कर लिए। जी जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहली बात तो ज़रूरत ये है कि आपने पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा पढ़ना है, लेकिन 2 चीज़ों पे आपने लाजमी गौर करना। एक तो इसका पहला सेंटेंस और एक इसका आखिरी 2 या 3 सेंटेंस, इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। पहला सेंटेंस देखें, वन ऑफ आवर मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज़ व्हाट वी कॉल डिसिप्लिन। कि हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है? क्या इशू है? डिसिप्लिन का इशू। ठीक है, एंड इट इज़ रियली वेरी कॉम्प्लेक्स। अब आपके जहन में टॉपिक की समझ आ गई है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है? डिसिप्लिन के बारे में है, कि कहाँ कहाँ हमें डिसिप्लिन अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ हम नहीं कर रहे, कब कब कर रहे हैं, और इसकी वजह से, इसको ना फॉलो करने की वजह से प्रॉब्लम कौन कौन सी। यू सी सोसाइटी फील्स दैट इट मस्ट कंट्रोल और डिसिप्लिन द सिटीजन्स। ठीक है, मतलब माशरा ये ज़रूरत महसूस करता है कि हमारे जो सोसाइटी है वो डिसिप्लिन हो जाए। शेप हिज माइंड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिलीजियस, सोशल, मॉरल एंड इकोनॉमिक पैटर्न। क्योंकि डिसिप्लिन हमारे हर हवाले से हमें जो है वो एक जिसको कह सकते हैं एक सेट पैटर्न दे देता है कि किस हवाले से कितना आप जो है वो उसके अंदर शो करते हैं एंगेजमेंट अपनी। नाउ इज डिसिप्लिन नेसेसरी एट ऑल? क्या बताएं कि क्या हर जगह डिसिप्लिन जरूरी है? प्लीज लिसन केयरफुली, डोंट इमीडिएट से यस और नो। फौरी तौर पर यस या नो ना कहें। मोस्ट ऑफ अस फील स्पेशली while we are young that there should be no discipline, that we should be allowed to do whatever we like and we think that is freedom। जब हम यंग हैं हम सोचते हैं फ्रीडम क्यों, हम जो चाहें करें। but merely to say that we should be free and so on has very little meaning without understanding the whole problem of discipline। तो असल में डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि हम आज़ाद है, हमें क्यों रोका जाए। असल में इस डिसिप्लिन का इससे ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत है। उसी को ये बताया है, द कीन एथलीट इज डिसिप्लिन हिमसेल्फ द होल टाइम। एक एथलीट भी क्या करता है, अपने आप को एक गेम खेलते हैं आप कोई, तो गेम के अंदर क्या होते हैं? रूल्स नहीं होते, रूल्स ही बेसिकली डिसिप्लिन है। हमने टीम वर्क करना है, हर गेम के कोई ना कोई रूल्स हैं। क्रिकेट को ही देख लें, टॉस होना है, फिर बैटिंग पहले आनी है, जब जिसने टॉस जीतना उसकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी बैटिंग दे दे और हम ये कहें कि नहीं जी हमने पहले करनी है, तो ये रूल के अगेंस्ट हो, ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ज़िंदगी के हर पहलू में डिसिप्लिन जो है वो नेसेसरी है, ज़रूरी है। His joy in playing game and very necessity to keep fit make him go to bed early, refrain from smoking, eat the
right food and generally observe the rules of good health. His discipline and punctuality is not an imposition but a natural outcome of his enjoyment of athletics. अगर वो एथलीट है तो अगर उसके अंदर डिसिप्लिन है तो वो इन चीज़ों को एंजॉय कर सकता है। अगर ये डिसिप्लिन नहीं है, ये किसी भी जो है वो पेशा करे, कोई भी प्रोफेशन है उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो वो प्रोफेशन आप प्रॉपर वे से एंजॉय नहीं कर पाते, ना ही उससे आप कोई फ्रूटफुल जो है वो इंफॉर्मेशन या फ्रूटफुल जो आप रिज़ल्ट उससे लेना चाहते हैं वो नहीं आप गेन कर पाओ। अब ये बड़ा सिंपल सा आपके सामने जो है वो सेंटेंस आ गया पहला ही। आप यूँ भी कह सकते हैं कि रोल ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ या डिसिप्लिन इन सोसाइटी या सिर्फ डिसिप्लिन भी आप इसका जो है टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखें बहुत सारी जो मालूमात है वो उसने एक्स्ट्रा सी दे दी हुई, बात सिर्फ इतनी है कि डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस बतानी, जबकि उसने जो एग्जांपल दे दी है इसने एक एथलीट की, वो आप भी इसमें से ओमिट भी कर सकते हैं एथलीट की एग्जांपल। फिर उसने यस और नो के बारे से एक एग्जांपल दी है, ये भी आप बीच में जो है वो ओमिट कर सकते हैं। सिंपल जो है वो इसकी आप ऐसी जो वो कर सकते हैं। अब ये इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसके सामने जो वो एग्जैक्ट आपको करके दिखाऊं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एक दो पैराग्राफ की प्रेसी बगैर बुक से देखे करने की कोशिश करें। पैराग्राफ पढ़ें, उसकी प्रेसी करें, ठीक है, फिर उसको मैच करें जो बुक की प्रेसी दी गई है, आपकी ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज भी हो जाएगी साथ साथ। जी, आज का टॉपिक और टाइम जो है वो आपका ख़त्म है। अगर इसके बारे से मज़ीद कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है जी? चले ठीक है जी, कल इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो पढ़ेंगे। तो कोशिश किया करें कि जिस स्टोरी को हमने पढ़ना है उसको आप एक दफ़ा पढ़ के आया करें, ताकि आप मज़ीद क्वेश्चन कर सकें, मज़ीद उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। अगर पढ़ी होगी तो आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा और कीन हो जाएगी, आप ज़्यादा बारीक भी नहीं से उसको जो है वो सोचेंगे और सुनेंगे, ठीक है। कोशिश किया करें थोड़ा बहुत जो है उसको रीड किया करें, पढ़ने वाली जो भी हमने पढ़नी है स्टोरी उसको, ताकि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।